देखिए, आपने ये जानना चाहा था कि मसला 318 सबसेक्शन 2 में कब आएगा और 318 सबसेक्शन 4 में कब आएगा, यानी 417 में कब आएगा और 420 में कब आएगा। ये बात आपको पहले लेक्चर में बताई गई और संभवतः पहला लेक्चर आपने ठीक से सुना ही नहीं, क्योंकि जिसने भी पूछा उसने स्वयं लिखा कि हम इस लेक्चर की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि पहले जो लेक्चर दिए जा रहे थे उसमें आप ध्यान नहीं दे रहे थे, इसका अर्थ ही निकला। और आपसे बार बार कहा जाता है कि सारी बात को सुनिए, अगर आपने कोई भी बात मिस की तो बात आपकी समझ से बाहर ही रहेगी। पहले लेक्चर में ही कहा गया कि इसके दो भाग हैं इस परिभाषा के, छल की, और जो उसका भाग है, जो पूर्ववर्ती भाग है, उसका संबंध 318 सबसेक्शन 4 से है, और जो लेटर पार्ट है उसका संबंध आपका 417 या 318 सबसेक्शन 2 से है। अगर आप देखें छल की डेफिनेशन को, तो छल की डेफिनेशन इसके दो भाग तो दिखाई ही देते हैं, लेकिन दोनों भागों पर भी अलग अलग अगर बात करें तो प्रथम भाग जैसे ही आप ध्यान में लेंगे तो छल का कृत्य पूर्ण तब होगा। ठीक है, छल का कृत्य आपकी भावना के मुताबिक कब पूर्ण होता है वो अलग बात है, लेकिन कानून के मुताबिक छल का अपराध पूर्ण तब होता है जबकि आपने क्या किया, प्रवंचना की, बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय से की, और प्रवंचना के माध्यम से दूसरे को उत्प्रेरित किया कि वह अपनी संपत्ति का परिदान कर दे या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे। अब जरा मानवीय व्यवहार के संबंध में ठीक प्रकार से, सम्यक प्रकार से विचार कर, तो अगर मानवीय व्यवहार के संबंध में ठीक से विचार किया जाए तो दो तीन बातें हो सकती हैं। पहली बात यह हो सकती है कि आप किसी को प्रवंचित करें, बेईमानी और कपटपूर्ण आशय से करें, और प्रवंचना के माध्यम से उसे उत्प्रेरित करें कि वो संपत्ति का परिदान करे या सम्मति दे। लेकिन आपके ये सब करने के बाद भी वो संपत्ति का परिदान न करे। ठीक है, प्रवंचित हो किंतु संपत्ति का परिदान न करे, प्रवंचित हो किंतु सम्मति न दे, ये भी हो सकता है। कारण कोई हो, संपत्ति का परिदान करने ही जा रहा था, प्रवंचित होकर तब तक मर गया, प्रवंचित होकर सम्मति देने ही जा रहा था, तब तक किसी ने असल स्थिति बता दी। ठीक है, और संपत्ति का परिदान नहीं हुआ, कारण कोई रहे। ठीक है, तो क्या हुआ, छल का प्रयत्न, क्योंकि हमेशा चीज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे थे इससे देखी जाएगी, इससे नहीं देखी जाएगी कि हुआ क्या, इससे तो कभी चीज देखी नहीं जाएगी। दांडिक विधि में आपके आचरण को शुद्ध रखने का प्रयत्न हो रहा है, तो चीज हमेशा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। आपने प्रवंचित किया, प्रवंचित हुआ, किंतु कोई घटना बीच में आ गई। ठीक है ना, है क्या कि आप जब काम करते हैं तो आप जो तथ्य उपलब्ध होते हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हैं, और उन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आप ऐसा सोचते हैं कि हम ये करेंगे और ये हो जाएगा। लेकिन आप उस ईश्वर को बीच में भूल जाते हैं कि बीच में वो भी है,
हो सकता है आपके इन सब तथ्यों के एकत्रीकरण के बाद भी उसकी इच्छा आपके द्वारा किए गए कार्य को पूरा होने देने की न हो, और आप सब कुछ करते हो, पूरा नहीं होता। तो आपने प्रयत्न किया, सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है। तो आपने व्यक्ति को प्रवंचित किया, हुआ भी। आपका आशय बेईमानी और कपटपूर्ण था, ये तो है ही है। आपने उसे उत्प्रेरित किया, उत्प्रेरित हुआ भी, किंतु संपत्ति का परिधान किसी अदृश्य हस्तक्षेप के कारण हो ही नहीं सका। यह सम्मति प्राप्त ही नहीं हुई। तो छल का प्रयत्न तो हुआ, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखना पड़ेगा। क्या परिणाम हुए, इसका तो कोई ताल्लुक है नहीं, क्योंकि परिणाम आपके वश में ही नहीं थे। ठीक है, उत्पन्न हो भी सकते थे आपके द्वारा इच्छित परिणाम, और आपके द्वारा इच्छित परिणाम नहीं भी उत्पन्न हो सकते थे। तो आपने जिन परिणामों को उत्पन्न करना चाहा वे ही उत्पन्न हुए, तो आप अधिक दंड मिलना चाहिए आपको। ठीक है, और आपने परिणाम उत्पन्न करना चाहा किंतु नहीं हुए, तो भी आपको छोड़ तो नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो दुष्टता है, आपकी जो कल्पेबिलिटी है, वो तो है ही है। लेकिन फिर भी न्याय ये मांग करता है कि अगर परिणाम उत्पन्न हुए होते तो जितना दंड उस व्यक्ति को मिलता, उतना दंड आपको नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए प्रयत्न की दशा में आपको कम दंड मिलेगा। यानी परिणाम वो उत्पन्न नहीं हुए, प्रयास आपने पूरा किया, यह प्रयास का एक तरीका। लेकिन प्रयास दूसरे तरीके से भी हो सकता है, मतलब दूसरे तरीके से परिणाम भी उत्पन्न होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जाएगी, जिसके कारण छल का अपराध पूर्ण नहीं होगा, सिर्फ प्रयत्न होगा। और वो कैसे, कि आपने प्रवंचित किया, बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय से किया, संपत्ति के परिधान हेतु उसे उत्प्रेरित किया, यह सम्मति देने के लिए उत्प्रेरित किया, और उसने सम्मति दी भी, और उसने संपत्ति का परिधान किया भी, किंतु प्रवंचित होकर नहीं, आपको फंसा देने के लिए। आप तो प्रवंचित कर रहे थे, बर्तक कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं रहा था। लेकिन वो प्रदर्शित यही कर रहा था कि हुए, और उसने संपत्ति का परिधान भी किया और सम्मति भी दी, तो भी हुआ तो छल का प्रयत्न ही है, क्योंकि प्रवंचित तो वो नहीं ही हुआ। इसलिए इस दशा में भी उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे बचा लिया। तो उसकी बुद्धिमत्ता का फायदा आपको क्यों मिले? आपको तो आपकी दुष्टता का परिणाम ही भोगना होगा, और आपकी दुष्टता यह थी कि आप प्रवंचित कर रहे थे। ठीक है ना, फिर भी चूंकि उसकी बुद्धिमत्ता ही सही, लेकिन आप वो सारा कुछ नहीं कर पाए जो अगर वो प्रवंचित होकर वाकई संपत्ति का परिधान करता तो होता। इसलिए आपका दुर्भाग्य ही सही, लेकिन आपने एक बुद्धिमान आदमी को प्रवंचित करने का प्रयास किया, एक बेवकूफ को प्रवंचित करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए सौभाग्य से ही सही आपके दंड में कमी कर देने लायक एक घटक पैदा हो गया है, और प्रयत्न ही माना जाएगा, अपराध नहीं माना जा सकता। ठीक है ना। हालांकि मानवीय व्यवस्था के संचालन है तो ऐसा करना जरूरी है, लेकिन अगर ठीक से देखें तो आपको पूरा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि कायदे में आपने तो पूरा कर ही दिया, वो अपनी बुद्धिमत्ता के कारण बचा तो आपको काहे उसका फायदा मिले। लेकिन फिर भी मानवीय व्यवस्था के संचालन है तो आपको छल का के प्रत्येक का ही दोषी माना जाएगा, छल का नहीं। अब एक तीसरी स्थिति, आपने प्रवंचित किया बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण आशय से, उसे उत्प्रेरित किया और वो वाकई प्रवंचित भी हुआ और बेईमानी
पूर्ण और कपटपूर्ण आशय से दी गई प्रवंचना के आधार पर उत्प्रेरित भी हुआ और उसने संपत्ति का परिधान भी किया, यह संपत्ति भी दी। अब आपने छल का अपराध पूर्ण कर दिया। यानी छल के अपराध में स्टेजेस आई। पहली स्टेज, जब आपने बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय से प्रवंचित करना प्रारंभ किया था, तब ये आपके दिमाग में ही था, ठीक है। और उत्प्रेरण देना आपने प्रारंभ किया था तब। इसके भौतिक परिणाम तब आए सामने जब उसने संपत्ति का परिधान किया या सम्मति दी। ये भौतिक परिणाम है। लेकिन जब ये सब घटित हो गया तब छल हुआ। इनमें से कुछ भी कम रह गया, छल का प्रश्न है। ये छल के फर्स्ट पार्ट की पोजीशन है। अब छल के सेकंड पार्ट पे आ जाइए। छल का सेकंड पार्ट ये कहता है कि आप किसी भी आशय से, ठीक है, चाहे बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय और चाहे इस प्रकार के आशय के बिना, क्योंकि आवश्यक नहीं है बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय। इसका अर्थ ही यह निकला कि चाहे यह आशय हो और चाहे यह आशय न हो, आप प्रवंचना दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, और प्रवंचना ऐसे कार्य को किए जाने के संबंध में दे रहे हैं जिस कार्य के संबंध में आपको मालूम है, इसी क्षण मालूम है कि यह काम ये आदमी कभी नहीं करेगा। अगर इसे हम ये प्रवंचना न दें, अर्थात तथ्यों के संबंध में जो हम इसे भुलावा दे रहे हैं ये देना बंद कर दें, या इसे जो गलत तथ्यों पर हम विश्वास करवा रहे हैं ये न करवाएं, या इसे गलती करने के लिए जो मार्गदर्शित कर रहे हैं ये न करें, तो ये काम या ये लोग कभी नहीं करेगा। और फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। और बात यहीं नहीं रुक रही है, आपको यह भी मालूम है कि कभी नहीं करेगा, यहां तक तो बात है ही है। साथ ही साथ इस कार्य के कारण या इस लोभ के कारण इसे या तो शारीरिक या मानसिक या ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अपहानि अवश्य हो जाएगी, ठीक है, या तो हो जाएगी या उसका होना संभाव्य है, ठीक है। और फिर भी आप प्रवंचना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये छल का दूसरा तरीका हुआ जिसके माध्यम से आप छल करना। इसकी भी कई स्टेजेस है, ठीक है। जब आपने प्रवंचना देना प्रारंभ किया ऐसे कार्य को करने के लिए जिसके बारे में आप ये जानते हैं, ये यूं कहें जिसके बारे में आप दो तथ्यों का ज्ञान रखते हैं, एक कि ये करेगा नहीं अगर इसे सही बात पता लगे, और दूसरा इसे नुकसान होगा, अपहानि होगी, और अपहानि के प्रकार या तो शारीरिक होंगे या मानसिक होंगे या ख्याति संबंधी होंगे या सांपत्तिक होंगे। अब व्यवहारिक दुनिया में, व्यवहारिक जगत में, क्योंकि ये युग आर्थिक युग है, तो हर आदमी का हर काम, ठीक है, कैसा है, अपने को लाभ पहुंचाने के लिए, और लाभ भी केवल एक तरीके का, सांपत्तिक। लाभ के तो अनेकों तरीके हैं, ठीक है। हमने आपसे कई बार चर्चा की कि हमने जो चैनल बनाया, जैसे कुछ लोगों को बताते कि साहब जो है ये करना चाहिए, इससे इसकी रीच बढ़ेगी। हमने कहा रीच बढ़ानी नहीं है, हमें इसकी रीच ही नहीं बढ़ानी है, क्योंकि हमें मूर्खों तक जाना ही नहीं है। मूर्ख आ जाए उनका स्वागत, ठीक है, ना आए बहुत अच्छा, हमें रीच नहीं बढ़ानी है। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे, और जिस दिन हम दुनिया में न हो तो उस दिन अगर कोई इसे देखकर कोई कंपटीशन क्वालिफाई कर लेगा, बस बात खत्म हो गई, या कानून का ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेगा, बात खत्म हो गई। तो हमें इसकी रीच बढ़ाने की कोई चिंता ही नहीं है, ये बढ़े या भाड़ में जाए, ठीक है। हम तो सिर्फ, ठीक है, इसे रख रहे हैं। तो लाभ के तरीके ये तो कई, जैसे किसी के लिए लाभ ये है कि कितने उसमें सब्सक्राइबर हो गए, कितने क्या हुए, ये हो सकता है,
उसके लिए सफलता का मापदंड ये हो सकता है। मेरे लिए सफलता का मापदंड सिर्फ इतना ही है कि अगर 10 ऐसे लोग इसे देखते हैं जो वाकई कानून जानना चाहते हैं और उन्हें कानून जानने में इससे मदद मिल रही, बस मेरे दृष्टिकोण से हमें 100% सफलता अर्जित हो गई, बात खत्म हो गई। तो सफलता के, ठीक है, दृष्टिकोण व्यक्तियों के अलग अलग हो सकते हैं, एक ही ढंग की सफलता नहीं होती, लेकिन अधिकांश व्यक्ति सफलता का आकलन सिर्फ और सिर्फ पैसे से करते हैं। जैसे आप लोग, हमने कहा पहले भी आपसे कई बार कहा कि लोग त्याग का आकलन पैसे से करते हैं, ठीक है, और चूंकि पैसे से त्याग का आकलन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पैसे से त्याग का आकलन होगा तो त्यागी तो सिर्फ पैसे वाले ही हो पाएंगे, ठीक है, अन्य कोई व्यक्ति त्यागी हो ही नहीं सकता, ठीक है। त्याग तो स्वभाव है, ठीक है, वस्तुओं की निरर्थकता, इसे जानकर जब चीजें छोड़ी जाती हैं उसे त्याग कहते हैं। चीजों को छोड़ने को त्याग नहीं कहते, क्योंकि चीजें तो कई बार आप गुस्से में छोड़ देते हैं कि लो आज से कसम खा ली ये काम करेंगे ही नहीं, ये चीज अमुक चीज को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो क्या त्याग कर दिया तुमने, ठीक है। ये गुस्से में की गई, ठीक है, एक्शन या रिएक्शन है, इसका त्याग से कोई ताल्लुक नहीं। त्याग तो तब है जब आप ये जान लेते हैं कि अमुक चीज निरर्थक है, इसका कोई उपयोग नहीं। आप ये जान लेते हैं कि पैसे का हमारी आध्यात्मिक उन्नति से या हमारी उन्नति से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तब आप जब पैसे का मोह छोड़ते हैं वो त्याग है, और वो त्याग वही कर सकता है जिसके पास बहुत पैसे हों। इसीलिए राम त्यागी हो सके, कृष्ण त्यागी हो सके, बुद्ध और महावीर त्यागी हो सके, तुम नहीं हो पाओगे, तब तक नहीं हो सकते जब तक बहुत पैसे पैदा ना कर लो, क्योंकि तब तक तो यही लगता रहेगा कि नहीं पैसे में ही सुख है। वो ये जान सकते हैं कि नहीं पैसे में सुख नहीं, ठीक है। तो लोगों के हिसाब से जो उन्नति है वो संपत्ति की होती है। जब तक आप आर्थिक उन्नति न कर लें तब तक लोगों के हिसाब से उन्नति नहीं होती, जबकि उन्नति का वो एकमात्र प्रकार है, उसे संपूर्ण उन्नति नहीं कहा जा सकता। लेकिन समाज में आपके प्रत्येक कार्य का लक्ष्य अक्सर संपत्ति ही होती है। आपके प्रत्येक काम का, कोई भी काम आप करो उससे आप संपत्ति का अर्जन यही करना चाहते हैं। तो छल भी आप जब करते हो तो अक्सर मामलों में आप अपने लिए संपत्ति प्राप्त करते ही हो, ठीक है ना। अक्सर जब आपके प्रत्येक काम का जब लक्ष्य पैसा या संपत्ति प्राप्त करना ही है, तो जब आप छल भी करते हो तो अक्सर संपत्ति प्राप्त करने के लिए ही करते हो, ठीक है ना। आपने संपत्ति प्राप्त करने के लिए ही छल किया है, ये अक्सर देखने में मिलता है। इसलिए मसला 420 में आ ही जाता है, ये 318 सबसेक्शन 4 में आ ही जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो सके कि आप काम करने के लिए व्यक्ति को राजी करो, ठीक है, और प्रवंचना से उस व्यक्ति को उस काम को करने के लिए राजी करो, और काम के किए जाने के ही समय आपको 2 तथ्यों का ज्ञान रहे कि तथ्यों की सही स्थिति पता लगते ही ये कतई इस काम के लिए राजी नहीं होगा। और दूसरी बात कि इस काम के या इस कार्य लोभ के किए जाने के कारण इसे शारीरिक, मानसिक, सांपत्तिक या ख्याति संबंधी इनमें से एक भी अपहानि हो जाएगी, इनमें से एक भी, चारों हो जाएंगी तो बनेगा ही, ठीक है। 417 या 318 सबसेक्शन 2 का अपराध, क्योंकि तब लेटर पार्ट में वो आएगा, इनमें से एक भी हो जाए तो मामला कहां पहुंच जाएगा, 318 सबसेक्शन 2 में पहुंच जाएगा। अब है क्या
कि लेटर पार्ट में उन्होंने सांपत्तिक ये भी रख दिया, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में वहां भी संपत्ति की बात है, ठीक है। लेकिन आपने बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय से प्रवंचना नहीं दी। बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय नहीं था आपका, ठीक है। प्रवंचना दे रहे थे आप, प्रवंचना दे रहे थे, और आपको यह मालूम था कि मेरे इस काम से इसे शारीरिक, सांपत्तिक, ख्याति संबंधी, ठीक है, या फिर मानसिक अपहानि हो सकती है, और ये कभी राजी नहीं होगा। बस यहां पर आपका आशय बेईमानी का या कपटपूर्ण नहीं है, वहां बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय जरूरी है, यहां बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय नहीं है, लेकिन प्रवंचना है और सांपत्तिक नुकसान हो गया। तो मसला 318 सबसेक्शन 2 में आया, उदाहरण से ज्यादा क्लियर होगा। आप हमारे पास आए और आपने ये कहा कि ठंड बहुत हो रही है, बच्चों के एग्जाम चलना है, कुछ गरीब बच्चे हैं, 10 किलोमीटर जाकर उन्हें एग्जाम देना है, उन पर कपड़े नहीं है, प्रॉपर क्लॉथिंग नहीं है, एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने के लिए हमें अपनी कार दे दीजिए या अपनी बस दे दीजिए, और उसमें वार्मर चला के हम उन्हें वहां तक पहुंचा देंगे, वो एग्जाम दे लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट आप वैश्याओं को ले जाना चाहते थे उनके ठिकानों तक, ठीक है। इनफैक्ट आप ये करना चाहते थे, और आप ये जानते थे इसमें चालान भी हो सकता है बस का। बस ले लेने का कोई इरादा नहीं है आपका, बस ले लेने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये जानते हैं आप बस का चालान हो सकता है इसमें। हमने आपकी बात पर विश्वास किया, और अगर हमें तथ्यों की सही स्थिति का पता लग जाए, हम कभी राजी नहीं होंगे इस काम के लिए। हमने आपको बस दे दी, आप बस लेकर गए। अब देखिए, आपका आशय बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण नहीं है, आप, ठीक है, वैश्याओं को मित्रता के कारण, उनसे किराया नहीं ले रहे आप, आपकी वैश्याओं से मित्रता है, ठीक है। तो बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय नहीं है, बस भी आपकी इच्छा है कि पहुंचा के इनकी वापस कर देंगे लाके, ठीक है। तो ना तो बेईमानीपूर्ण न कपटपूर्ण कोई आशय नहीं है वैसा, ठीक है। लेकिन प्रवंचना है, प्रवंचना है। तथ्यों की सही स्थिति की जानकारी अगर हमें आ जाए, हम बिल्कुल राजी नहीं होंगे इस काम के लिए, ठीक है ना। और आप ये खूब जानते हैं कि इससे में शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अपहानि हो सकती, सांपत्तिक का पुलिस सीज कर देगी, और सीज कर देगी तब हमें मुकदमे भी लड़ने पड़ेंगे। भाई जब बस बंद हो जाएगी मेरी तो हम छुड़ाएं उसे, ठीक है। तो सांपत्तिक नुकसान होगा हमें, ठीक है, वकील साहब पैसा मांगेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ बस पर मुकदमा भी होगा, हम पर भी होगा, हमें सब करना पड़ेगा। लेकिन बेईमानीपूर्ण, कपटपूर्ण आशय नहीं था जिस समय आप प्रवंचना दे रहे थे। यहां सांपत्तिक नुकसान हमें हो रहा है, लेकिन बेईमानीपूर्ण, कपटपूर्ण आशय से दी गई प्रवंचना के कारण नहीं हो रहा, ठीक है ना। और खुद आप संपत्ति ले नहीं रहे हैं, ठीक है, संपत्ति का परिदान किसी को नहीं हो रहा, क्योंकि संपत्ति तो वापस ही मेरे पास आने वाली है। हम ये सम्मति भी नहीं दे रहे कि संपत्ति कोई रखे, ठीक है, ये भी नहीं दे रहे, लेकिन हमें सांपत्तिक नुकसान हो रहा है, और आपकी प्रवंचना के कारण हो रहा है, ठीक है। आपके द्वारा जो प्रवंचना दी गई उसी के कारण हो रहा है, और बेईमानीपूर्ण, कपटपूर्ण आशय से वो प्रवंचना नहीं है, आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, हमें सांपत्तिक नुकसान भी हो रहा, और 4 लोगों को पता लगेगा कि वैश्याओं को, उन्हें सही स्थिति की जानकारी थोड़ा ही है, ये वैश्याओं को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए बस, तो लोग हमें वैश्यालय चलाने वाला भी मान सकते हैं। ये ख्याति संबंधी नुकसान भी है, ठीक है। और इसके कारण जो मेरी बदनामी होगी, उससे मैं मानसिक कष्ट ये भी होगा। अगर हम बेशर्म टाइप के हैं, चलो नहीं होगा, लेकिन संभाव्य तो है, ठीक है, होगा भी।
अगर हम शर्मदार होंगे, आंखों में थोड़ा पानी मर नहीं गया होगा तो होगा भी, और मर ही गया, बेशर्मी है, ठीक है, तो भी संभाव्य तो है। मसला तो आपके हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है। तो यहां सांपत्तिक अपहानि है, ठीक है, लेकिन बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण आशय से दी गई प्रवंचना के कारण नहीं है, ठीक है। और यहां सांपत्तिक अपहानि की बात करता है, वहां संपत्ति के परिधान की बात करता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अब आपको अंतर ज्यादा क्लियर हुआ होगा। वहां संपत्ति के परिधान की बात कर रहा है और यहां सांपत्तिक अपहानि की बात कर रहा है। बेईमानीपूर्ण आशय, कपटपूर्ण आशय वहां है, यहां गायब है, ठीक है। इसलिए सजाओं में जो अंतर है उसकी युक्ति संगतता भी आपको समझ में आई होगी, क्योंकि वहां कल्पेबिलिटी अधिक है। बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण आशय भी आपने मन में धारण कर रखा है, यहां बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण आशय आपके मन में नहीं है। वहां संपत्ति का परिधान आप कराए ले रहे हो या ये सम्मति प्राप्त कर रहे हो कि कोई संपत्ति रखे रखे, यहां वो स्थिति नहीं है। यहां सांपत्तिक अपहानि तो हो रही है, मानसिक अपहानि तो हो रही है, ख्याति, लेकिन अपहानि हो रही है, जा कुछ नहीं रहा, जा कुछ नहीं रहा। इस भाव को, इस शब्द को भाव में समझिएगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं, हमने आपके प्रति कुछ काम किया और आपने गुस्से में उसका उत्तर दिया, इसे प्रतिक्रिया कहते हैं, इसे प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन है एक्शन के प्रति। और जब हमने आपके प्रति कुछ काम किया और आपने विमर्श पूर्वक उस बात का उत्तर दिया, इसे प्रतिसंवेदन कहते हैं, ठीक है। आपने रेस्पॉन्ड किया है, अंग्रेजी में उसे बोलते हैं, उसके लिए शब्द है रेस्पॉन्ड करना। यू हैव रेस्पॉन्डेड टूवर्ड्स माई एक्ट, ठीक है। ये फर्क है रिएक्शन और रेस्पॉन्ड करने का, ठीक है। नाउ यू हैव रेस्पॉन्डेड, ऐसे यहां अपहानि है, नो डाउट हमें नुकसान हुआ है, लेकिन ये परिधान जैसा नुकसान नहीं है, ठीक है। ये परिधान में देने का भाव है। अपहानि चीज मेरे ही पास रही, बस नुकसान हमारा हो गया, ठीक है ना। तो यहां बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय का अभाव और वहां बेईमानीपूर्ण और कपटपूर्ण आशय का प्रभाव, वहां संपत्ति का परिधान या संपत्ति का रखे रहना, यहां पर शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक अपहानि, ठीक है। ये अंतर को बिल्कुल क्लियर कर देती है, बिल्कुल कहीं पर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो जो परिधान है संपत्ति का या फिर सम्मति है संपत्ति रोके रखने के लिए, और यह सम्मति या परिधान हासिल किया गया है किसी व्यक्ति से, और माध्यम हासिल करने का क्या, प्रवंचना, और प्रवंचना देने के पीछे आशय क्या है, बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण। अगर प्रवंचना देकर संपत्ति हासिल की गई है लेकिन आशय बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण नहीं है, सद्भावपूर्ण ढंग से हासिल की गई है, तुम कंजूस आदमी हो, ठीक है। और गरीब बच्चों के भले के लिए, लोगों को खाना खिलाने के लिए हमने कहा देखो तुम्हारा बड़ा नाम होगा, फोटो तुम्हारा खींचेगा, अखबार में सब जगह निकलेगा, इतने रुपए दे दो, और तुमने दे दिया। जब हमें मालूम कोई फोटो साला नहीं खींचेगा, कोई तो पूछता भी है, फोटो इनका खिंचवा देंगे और साला अखबार बुरा हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, लेकिन सद्भाव पूर्वक हमने कोई बेईमानी नहीं की है,
मेरा कोई कपटपूर्ण आशय नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये रोज ही होता है, ये रोज ही होता है। जितने चंदे लिए जाते हैं ऐसे लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिए जाते हैं। बताते हैं अरे साहब चीफ गेस्ट आप बनेंगे बड़ा ठीक होगा, और बाद में कहते हैं अब क्या करें, वो तो नहीं हो पाएगा, भला काम लग गया, ये हो गया। तो चंदा तो ऐसे ही लिया जाता है। तो बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण आशय, संपत्ति का परिधान, प्रवंचना, ठीक है, इस आशय से कि बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी, ये छल करा रहा है। इनमें से कुछ भी कम हो जाएगा, छल नहीं हुआ। आपने कोई काम किया, ठीक है, आपने कोई काम किया, और वो काम इसलिए किया क्योंकि किसी ने आपको प्रवंचना दी थी, और प्रवंचना देने वाला प्रवंचना देने के समय ही ये जानता था कि आप वो काम कभी नहीं करोगे। अगर एक बार तथ्यों की सही स्थिति जान, हम आपको वेश्याओं को ले जाने के लिए अपनी बस थोड़ी दे देंगे, ठीक है, आप खूब जानते हो, लेकिन आपने हासिल कर लिया प्रवंचना देकर हमें। और इसी समय आप ये जानते हो कि हमें शारीरिक, मानसिक, सांपत्तिक या ख्याति संबंधी अपहानि कारित होनी संभाव, हम वैश्यागामी हैं, चलो ऐसे आ जाओ। लेकिन वैश्यागमन की मेरी आदत आपको नहीं मालूम। आप हमें बड़े सच्चरित्र आदमी के रूप में जानते हो, निरय शराबी हैं, निरय वैश्यागामी हैं, निरय वो सब सच्चरित्र आदमी के रूप में ही प्रसिद्ध है, ठीक है। आपकी मान्यता यह है कि हम वैश्याओं से कोई संबंध नहीं रखना चाहते, जबकि हम रखना चाहते हैं। हम बड़े खुश होंगे हमें यह पता लग गया है, ठीक है। लेकिन आपको, आपकी जानकारी क्या है? आपकी तो जानकारी यह है कि हमें ख्याति संबंधी अपहानि होनी संभाव्य है इससे, या सब, तभी तो तुम असली बात हमें बता नहीं रहे। अगर तुम्हें मेरी आदतों की ही जानकारी हो तो तुम बताओगे नहीं। तो आपकी मान्यता के मुताबिक आपने मेरे साथ छल किया, लेकिन यह छल कम गंभीर प्रकार का है, क्योंकि यहां बेईमानीपूर्ण कपटपूर्ण आशय आप में नहीं है। आप में बेईमानी या कपट का आशय है, आपकी तो वैश्याओं से दोस्ती है, आप तो उनकी मदद कर रहे हो, ठीक है। आप अपने लिए उनसे कुछ कमीशन या कुछ किराया ये थोड़ी ले रहे हो, ठीक है। तो आपका बेईमानीपूर्ण या कपटपूर्ण आशय नहीं है, लेकिन आप हमें प्रवंचना तो दे रहे हो, और प्रवंचना के समय ही दो तथ्यों का ज्ञान आपको है। तो यह मसला 318 सब्जेक्ट, और फिर संपत्ति वहां परिधान हो रही है या संपत्ति रोके रखने के लिए यहां अपहानि हो रही है। तो इन दोनों बातों में जो व्यवहारिक अंतर है, इसके आधार पर 318 सबसेक्शन 2 और 318 सबसेक्शन 4, 417 और 420 अलग अलग ऑफेंस बनाए जाने जरूरी है, ठीक है। अब क्योंकि जब 420 में उन्होंने दंड देना शुरू किया तो संपत्ति, इसमें किसी भी प्रकार की संपत्ति को मान लिया, और संपत्ति जो प्रवंचना दे रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई है, जो प्रवंचित हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखी गई। हमने आपसे कहा कि हो सकता है जिसे प्रवंचना दी गई, यानी जो प्रवंचित हुआ उसके लिए जो चीज दी गई वो संपत्ति हो ही ना, लेकिन ये मिस्टर जिन्होंने प्रवंचना दी थी, इनके लिए वो संपत्ति थी। जैसे हमने उदाहरण दिया था एडमिट कार्ड कॉलेज का, जिसे प्रवंचना दी गई उसके लिए 2 कौड़ी की चीज है, 2 कौड़ी की भी नहीं, रद्दी है, लेकिन तुम्हारे लिए तो महत्वपूर्ण है। तो तुम्हारे दृष्टिकोण से संपत्ति की चर्चा की गई है, तुम्हारे दृष्टिकोण से संपत्ति का आकलन किया गया है, उसके दृष्टिकोण से नहीं। दूसरी बात, क्योंकि संपत्ति, इसके अलावा भी जो मूल्यवान प्रतिभूतियां हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए संपत्तियों के अतिरिक्त छल का, यह छल की डेफिनेशन का जो पूर्ववर्ती भाग है वो प्रतिभूतियों के संबंध में भी लागू कर दिया गया, क्योंकि प्रतिभूतियां स्वयं में बहुत महत्वपूर्ण है। उनके पहले ही लगा मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान, और मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषित है कि जो अधिकार दे, जो अधिकार ले, अधिकार समाप्त करे, अधिकार की प्रकृति में परिवर्तन लाए, वो सब कुछ मूल्यवान प्रतिभूति है।
और जो वो मूल्यवान प्रतिभूति है, ठीक है, तब उसकी रक्षा उसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार संपत्ति की रक्षा हो रही है। क्योंकि संपत्ति भी आपको अधिकारों का एंजॉयमेंट करने लायक बनाती है। अगर संपत्ति होगी तभी तो जमीन पर स्वामित्व के अधिकार का एंजॉयमेंट कर पाओगे, मकान बनाओगे। संपत्ति ही ना हो तो क्या लेटोगे अपने कब्जे की जमीन पर? ठीक है, ऐसे ही मूल्यवान प्रतिभूति भी आपको अधिकार का उपभोग करने लायक बनाती है। इसलिए मूल्यवान प्रतिभूति को संपत्ति की श्रेणी में रख दिया और उसने कहा कि मूल्यवान प्रतिभूति या ऐसी हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज जो मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिवर्तित किए जाने की योग्य है, उसे पूर्णतः या अंशतः रच दे, नष्ट कर दे, ठीक है, परिवर्तित कर दे, आदि आदि। ठीक है, तो पूर्ववर्ती भाग के लिए 420 या 318 सबसेक्शन 4 और पश्चातवर्ती भाग के लिए 318 सबसेक्शन 2 या 417। अक्सर यह होता है क्योंकि युग आर्थिक है कि आप कोई भी काम करते हो तो खुद के लिए लाभ ये सुरक्षित करने के लिए ही करते हो, इसलिए अक्सर मामलों में 420 या 318 सबसेक्शन 4 आकृष्ट हो जाता है। वे मामले रेयर हैं जिनमें 318 सबसेक्शन 4 आकृष्ट हुए बिना 318 सबसेक्शन 2 आकृष्ट हो जाएगा। ठीक है ना, वे मामले रेयर हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मानो कोई अंतर नहीं है, लेकिन परिभाषा पर अगर सम्यक दृष्टि आपकी पड़ेगी तो अंतर एकदम क्लियर होकर सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन उसके लिए सम्यक दृष्टिकोण जरूरी है, सम्यक दृष्टि जरूरी है और सब कुछ सुनना जरूरी है। सुनने में सेलेक्टिव मत होइए कि हम ये सुनेंगे ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपकी धारणा अगर चीजों के बारे में उतनी ही ठीक होती तो फिर मेरी रिलेवेंसी खत्म थी। ठीक है, फिर हमारी जरूरत नहीं। हमने कल भी आपसे कहा कि मेरी बात आपको कुछ समझ में आनी चाहिए और कुछ समझ में नहीं आनी चाहिए, तभी संवाद संभव है, तभी संवाद संभव है। अगर मेरी बात 100% आपके समझ में आ गई तो आप हम ही हो गए। ठीक है, फिर हम में और आप में कोई अंतर नहीं बचा। हालांकि प्रत्येक ठीक टीचर की अपेक्षा और आकांक्षा यही होती है कि आप हम ही हो जाएं। ठीक है, इसीलिए आप जब कुछ बताते तो हम उसमें कमियां निकालते रहते ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, जिस दिन हम कमी निकालने की स्थिति में न रहे आपकी बात में, उसी दिन मेरे पास आपकी शिक्षा पहुंच गई। ठीक है ना, मेरे पास, बाकी फिर आगे दुनिया में चलेगी, लेकिन कम से कम फिर मेरे पास आपको बताने लायक कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो और अगर मेरी बात बिल्कुल ही समझ में आपके ना आए तो भी फिर हमारे आपके बीच कोई संवाद संभव नहीं। हमारी बात कुछ समझ में आए और कुछ ना आए, तभी आगे संवाद संभव है। ठीक है, इसलिए बात को बिना ये देखे कि कौन से लेक्चर हमें सुनने हैं कौन से नहीं, सब सुनिए, तब जो है ठीक रहेगा। उम्मीद हम करते हैं कि आपको 318 सबसेक्शन 4 और उसका अंतर क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे फिर।